कल शाम को पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना ने गोलियां चलाईं, भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। एनडीटीवी के पास पीएलए के सैनिकों की तस्वीरें आई हैं, जिसमें वो हथियार लिए एक पंक्ति में खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीर में कम से कम 15 से 20 चीन के सैनिक दिखाई दे रहे हैं। इन सैनिकों के हाथों में डंडे भी हैं, जिन पर संगीनें लगी हैं। ये भालेनुमा हथियार हैं और इनका मकसद साफ दिख रहा है कि वे भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कुछ सैनिकों के पास मशीन गन जैसे अत्याधुनिक हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों से चीन के झूठे प्रचार का पर्दाफाश होता है। ये आपको बता दें, ये तस्वीरें मुखपारी और जंगला एरिया की बताई जा रही हैं। तो हमारा एक स्टेटमेंट भी आया भारत सरकार की तरफ से। चीन के झूठे प्रोपेगेंडा पर भारतीय सेना ने अपना बयान जारी किया है। भारतीय सेना ने कहा है कि वो शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन चीन की तरफ से लगातार उकसावे की कार्रवाई की जा रही है। चीन के आरोपों पर भारत ने कहा है कि भारतीय सेना ने कभी एलएसी को पार नहीं किया और न ही उसकी तरफ से कोई गोली चलाई है। चीन के बयान को निराधार बताते हुए भारत ने कहा कि उल्टे चीनी सेना ने 7 तारीख की रात को एक भारतीय पोस्ट के करीब आने की कोशिश की और हवा में फायरिंग की, जो आपने तस्वीर में भी देखा भी। सेना ने साफ किया है कि चीन के उकसाने के बावजूद भारतीय सेना ने संयम बरता। चीन पर आरोप लगाते हुए सेना ने कहा कि एक तरफ चीन बातचीत कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ समझौते को भी तोड़ रहा है। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, डॉक्टर ब्रह्मा चैलानी, रक्षा विशेषज्ञ, और जी पार्थसारथी, पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। पार्थसारथी साहब, मैं पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, आप जो ये गतिविधियां हैं, ये तस्वीरें हैं, किस तरह से आंक रहे हैं? हमारे विदेश मंत्री कह चुके हैं कि मामला बहुत गंभीर है, हालात बहुत गंभीर हैं, लेकिन क्या आंकलन आपका? देखिए, जिस तरह से एक रात में चीन पूरे पहाड़ी इलाके खो गया पैंगोंग के पास, इससे हिल गए हैं। क्योंकि अगर पूरे पहाड़ी इलाकों पर भारतीय फौज तैनात हो तो वो कर क्या सकते हैं? दूर तक हम देख सकते हैं, जहां भी आ रहे हैं। ऊपर चढ़ तो नहीं पाएंगे क्योंकि फायर पावर है हमारा। तो इससे घबरा गए हैं, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठ करके वो अतीत में जाके वो पहले हम पर दबाव लगाते थे, वो नहीं हो पाएगा। करते क्या है, मुझे लगता है कि ये शायद बीजिंग से अनुमति नहीं ली होगी। किसी लोकल कमांडर ने कहा जाकर, जब जैसे पिछले बार आपने वहां आक्रमण किया और गलवान में मारा लोगों को, उसी उपाय करो। वो आते हैं वहां, देखते हैं भारतीय फौज तैयार है। दूसरी बात ये, हथियार साथ में है भारतीय फौज के साथ, घबरा जाते हैं, वापस जाना पड़ता। और खुद शर्मनाक बात है जो भी हुआ उनके लिए। तो एक स्थिति में पहुंच गई है जो पहली बार चीन ये देख रहा है कि वो पुराना भारत नहीं है, ये आक्रामक कार्रवाई भी कर सकता है और करने की इन पर अपने आत्मसम्मान जारी रखने के लिए तैयार। ठीक है ब्रह्मा चैलानी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो तस्वीर हम देख रहे हैं, जो तस्वीर आई है कल की घटना की, उसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि गलवान जैसी कुछ घटना को वो दोहराना चाह रहे थे। वैसे ही हथियार जो कि मध्ययुगीन हथियार होते हैं कि डंडों के ऊपर उन्होंने भाले जैसा बना लिया, संगीनें उस पर लगा दी। हालांकि कुछ लोगों के पास मशीन गन भी जो है वो फोटोग्राफ में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। तो जो इरादा था चीन का, वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो वैसे ही कुछ कार्रवाई करना चाहते थे जैसे कि उन्होंने गलवान में की। इरादा था कि वो कोशिश की प्रवोक करने की, भारतीय सेना के जवानों को प्रवोक करने की कोशिश की और तैयार थे एक तरह का क्लैश करने के लिए। मगर भारत की जो सेना के जवान थे, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया प्रोवोकेटिवली, नहीं तो कल शाम को एक दोबारा मेजर क्लैश हो सकता था। और जो बड़ी बात यह है कि 1990 से भारत ने एक काफ़ी इन्वेस्टमेंट डाला बॉर्डर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में। ये बॉर्डर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आज बिल्कुल ही ठप हो गया है, ये एकदम अनरावल हो गया है। एक तरफ चीन ने जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन किए थे हिंदुस्तान के साथ 1993 से लेके, वो सारे एग्रीमेंट्स उन्होंने वायलेट किए हैं। और दूसरा जो एक ट्रेडिशन बना था कि दोनों साइड्स
फायर आर्म्स यूज नहीं करेंगे, वो ट्रेडिशन भी आज टूट गया। क्योंकि अभी दोनों साइड एडमिट कर रहे हैं कि एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ कल शाम को। तो एक तरफ से तो जो बॉर्डर ग्रीवेंस थी वो अनरावल हो गई हैं, और दूसरी तरफ जो ट्रेडिशन था फायर आर्म्स यूज का, फायर आर्म्स यूज ना करने का, वो ट्रेडिशन भी टूट गया। बिल्कुल सर, तो 45 साल बाद ये ट्रेडिशन टूटा है। चिलानी साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि हमारे विदेश मंत्री अब 2 दिन बाद एसएसओ की बैठक जो होगी उसमें मुलाकात हो सकती है चीनी स्तर से। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, जब ग्राउंड में ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही है या वहाँ पे बात हो रही है, उधर हमारे विदेश मंत्री भी बात करने जा रहे हैं, किस तरह से इस पड़ोसी को डील किया जाए? हम कहां पर आ गए? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात भी करी है हमारे विदेश मंत्री ने, लेकिन आपका आंकलन क्या है? चीन के साथ इस समय डील करने का क्या तरीका है? एक तो सख्ती दिखा रहे हैं, उसका असर है, लेकिन आपका असेसमेंट क्या है सर? दीदी, जब से भारत ने डिस्कवर किया अर्ली मई में कि चीन की सेना कई एरियाज में घुस गई है और उन्होंने भारतीय टेरिटरी को कैप्चर किया है, तब से लेके अब तक भारत की कोशिश ये रही है कि बातचीत से चीन को परसुएट किया जाए कि जो उनका एग्रेशन है वो खत्म करें, और जो इन्होंने इंक्रोचमेंट्स किए हैं जैसे देवसंग में, गलवान में, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न साइड पे, वो इंक्रोचमेंट्स खत्म करें। मगर बातचीत से कुछ नहीं निकला। बातचीत से तो बल्कि चीन को मौका मिला अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करने का। उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन की हैं बातचीत के कवर के पीछे। अब जो बातचीत होने वाली है मोस्ट लाइकली फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए अगर जयशंकर और जो चीनी विदेश मंत्री के बीच में कोई समझौता नहीं निकलता है तो बॉर्डर टेंशंस और बढ़ जाएंगे और आर्म कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है या रिस्क है वो बढ़ जाएगा। पार्थ सर, मैं आपको लाना चाहूंगा कि जो बात ब्रह्मचर्यानी सर कह रहे हैं कि चीन एक तरफ तो लगातार अपनी कार्रवाई करता रहा जमीन पर, दूसरी तरफ बातचीत की टेबल पर कई तरह की पैंतरेबाजी भी करता रहा, लेकिन अब भारत के पास ज्यादा लीवरेज होगा जब हम बातचीत करने के लिए जाएंगे, क्योंकि जो पोजीशन जिसका कि आप जिक्र कर रहे थे वो हमने ले ली है वहां पर। देखिए, एक और चीज है, सितंबर 30 तारीख के बाद बर्फ आने लगेगा, और उस बर्फ में जहां चीन जिस रास्ते से अंदर आए हैं वहां उनके लिए बहुत समस्याएं होंगी, उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात हमें याद रखना चाहिए कि बर्फ पे लड़ना हमारे लिए एक आम चीज है। पिछले 30 साल से सियाचिन में हम बर्फ पे लड़ते आए हैं। एक आज के अमेरिकन मैगजीन जो पेंटागन से निकलता है, उन्होंने यही कहा है कि जो क्षमता भारत रखती है इस तरह की, उसमें चीन में है नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आराम से बैठे रहे। सबसे पहले बात जो ब्रह्मचर्यानी ने कहा है बहुत सही कहा है, हर संभव प्रयास करना चाहिए जब विदेश मंत्री मिलते हैं किसी की समझौते के। लेकिन एक बात, वांग यी जहां भी गए हैं पिछले 1 महीने में, गालियों के सिवाय उन्हें कुछ मिला नहीं। पूरा यूरोप घूम रहे थे, सिर्फ गाली निकाले। जर्मनी ने भी उनका खंडन किया। जी बिल्कुल। तो वो भी अब अलग थलग हो गए हैं, और वो भी उस घमंडी रिवाज उनको रखना मुश्किल रहेगा। लेकिन देखेंगे, मेरी बात यह है कि हमारी तरफ से हम ऐसे ना कुछ करें ना जो कहें जिससे मामला बिगड़ जाए। लेकिन ब्रह्मचर्यानी सर, आपको लगता नहीं है कि अब जो रास्ता है वो सिर्फ यही कि यथास्थिति जो है, स्टेटस को जो थी अप्रैल से पहले की जो स्थिति थी वही बहाल होनी चाहिए, भारत का जोर इसी पर होना चाहिए? बिल्कुल, और अड़े रहे ऊपर पहाड़ों में जहां है उसे मत छोड़िए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि वहां बैठे हुए हमें पूरे नजर आते हैं कि क्या क्या कहां हो रहा है।
बिल्कुल मिस्टर जलानी, जो ये अब जिस तरह से अभी अखिलेश ने पूछा, जो हाइट्स पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया है उसका फायदा हमें है, लेकिन चीन अपनी कितनी नंबर में ज्यादा सैनिकों की संख्या देखिए कितनी भेज रहा है, और ये तस्वीरें हमें दिखा रही हैं कि वो किस तरह से आधुनिक हथियार भी इस्तेमाल करता है और भाले तीर भाले भी इस्तेमाल कर रहा है। तो एक सेक्टर है लद्दाख का, चुशुल सेक्टर, जो पैंगोंग लेक के सदर्न साइड पर है। वहां पर जो हाइट्स भारत की सेना ने कैप्चर की हैं, वो डोमिनेटिंग हाइट्स भारत को एक मिलिट्री एडवांटेज देता है। मगर चीन ने कई दूसरे सेक्टरों में हाइट्स ऑक्यूपाई की हैं अप्रैल से लेके। अप्रैल और मई में उन्होंने गलवान में, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न साइड में, और मई में उन्होंने देवसंग वाइट जंक्शन को भी कैप्चर कर लिया। अब ये जो इंपॉर्टेंट वेंटेज पॉइंट्स हैं, वहां पर चीन की सेना बैठी हुई है। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक एरिया की, जो पैंगोंग लेक का सदर्न साइड है, जो कैलाश माउंटेन रेंज है, जहां पर भारत ने कुछ हाइट्स को कैप्चर किया है। हम दूसरे हाइट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहे। तो यही शायद इसका रास्ता यही होगा कि जो यथास्थिति है वो बहाल होनी चाहिए। भारत जब बजाय बातचीत करने के लिए ब्रह्मचर्य जी तो यही बात रखे सामने। पार्थ सर आपका भी और चलानी सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद दिल्ली में कोरोना टेस्ट के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो दिल्ली में बिना डॉक्टर्स की सलाह के कोरोना के RT-PCR टेस्ट होंगे। बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं होगा। RT-PCR टेस्ट के लिए दिल्ली के पते वाला आधार जरूरी है, यह हाईकोर्ट ने कहा है। यह भी कहा है कि ICMR का जो फॉर्म है उसको भरना जरूरी है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद ट्वीट किया है, दिल्ली सरकार ने कई स्तरों पर जांच बढ़ा दी है। मैंने आज सुबह ही स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश दिया कि जांच के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगा जाना चाहिए, कोई भी अपनी जांच करा सकता है।